ओके। स्टेलमेट, स्टेलमेट का मतलब क्या होता है? स्टेलमेट का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेलमेट लिखा है गतिरोध। कहने का मतलब देखिए, स्टेलमेट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नाउन है। कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आता है? स्टेलमेट नाउन में आता है। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? जैसे चेस का जो गेम होता है, जनरली ये वर्ड हम उस टाइम गेम के दौरान यूज़ करते हैं। और स्टेलमेट का मतलब क्या होता है? किसी ने कह दिया कि अब स्टेलमेट पर आ चुका है, दैट मीन्स अब टाई हो चुका है बेसिकली। अब गेम ड्रॉ हो चुका है, कोई भी नहीं जीत रहा है क्योंकि कोई भी मूव्स नहीं बाकी हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे चेस का गेम है, यहाँ पे अब कोई मूव नहीं बाकी, मतलब कहने का मतलब मूव ये कर सकते हैं बट अब कोई चित नहीं होगा। कहने का मतलब गेम ड्रॉ हो चुका है। एक तरह से आप टाई वाली पोजीशन पे आ चुके हैं, तो इसको आप कह सकते हैं टाई भी एक क्या होता है? सिनोनिम हो सकता है। टाई मतलब बराबरी पे आ गए, मतलब गेम ड्रॉ हो गया। अब जो जिसको लग रहा था कि मैं लूज कर रहा हूं, अब उसको एक चांस मिल सकता है, क्योंकि स्टेल मेट जो है आप पहुंच चुके हैं, तो वहां पर एक चांस मिल सकता है कि आप दोबारा से गेम शुरू कर सकें, आप दोबारा से टाई ब्रेक कर सकें। तो स्टेलमेट इज दैट सिचुएशन जहां पर अब लग रहा है कोई प्रोग्रेस हो नहीं सकता है, कोई मूव बाकी नहीं है, कोई एक्शन आप नहीं ले सकते। बाय अपोजिंग और कंपीटिंग पार्टी सीम्स इम्पॉसिबल, मतलब दूसरे को रोक के, दूसरे को विरोध करके आप आगे बढ़ सके, ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है। आप स्टेलमेट पे पहुंच चुके हैं, ऐसे सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं। तो सिनोनिम अब बता दीजिए, टाई का क्या होगा? टाई तो है ही ड्रॉ होना, टाई है ना। डेडलॉक, इम्पास, स्टैंड स्टिल। डेडलॉक मतलब अब रास्ता जहां पर बंद हो गया, अब आप इससे ज्यादा आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इम्पास, डेडलॉक, स्टैंड स्टिल, जहां पे चीजें रुक गई हैं, दैट इज स्टैंड स्टिल, मतलब चीजें स्टैग्नेंट हो गई हैं। वन ऑफ द सिनोनिम्स कैन बी स्टैग्नेंट, मतलब ठहरा हुआ, अब रुका हुआ, कोई मूव ही नहीं बाकी है कि आप आगे कुछ और प्रोग्रेस कर सके, है ना। तो एंटोनिम बताइए, विलोम बताइए क्या हो सकता है? विलोम में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? आगे बढ़ना, आगे बढ़ने को कहते हैं एडवांस करना। क्या कहते हैं? एडवांस करना। तो एडवांस इज नॉट जस्ट अबाउट द टेक्नोलॉजी, कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, काइंड ऑफ कि बहुत ज़्यादा हो गई है, काफ़ी टेक्नोलॉजिकल वे में अगर बात करें, एडवांस का मतलब आगे बढ़ना। तो आप जब भी आप एडवांस वर्ड से गुजरते हैं, तो एडवांस का मतलब सिर्फ मॉडर्न नहीं होता, एडवांस का मतलब जो आगे प्रोग्रेस हो चुका है, जो आगे बढ़ चुका है, चाहे वो टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो। तो एडवांस का मीनिंग समझ में आ गया। हेडवे का मतलब भी वही होता है, आगे बढ़ना। हेडवे एंड प्रोग्रेस करना, क्या करना? प्रोग्रेस करना। तो प्रोग्रेस यहाँ पर हो रहा है, कोई भी बॉटलनेक नहीं है कि रास्ता रुक जाए। यहाँ पर क्या है? डेडलॉक है। यहाँ पे क्या है? इम्पास है, स्टैंड स्टिल है, स्टैग्नेंट है, चीजें रुकी हुई हैं, ड्रॉ हो गया है, टाई हो गया। स्टेलमेट का परफेक्ट सिनोनिम बेसिकली देखा जाए, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो कि जहां पर यूज किया जाता है जनरली ये वर्ड, इट मीन्स टाई पर आप पहुंच चुके हैं, ड्रॉ हो चुका है गेम। सेंटेंस में इसे कैसे यूज करेंगे स्टेलमेट को? द टू वर वेल मैच्ड अपोनेंट्स एंड देयर लास्ट गेम एंडेड इन स्टेलमेट। मतलब कि वो जो दोनों ओपोनेंट थे, काफ़ी मतलब कंपेरेबल थे, मैचेबल थे, मतलब काफ़ी अच्छा मैच था दोनों का, मतलब दोनों ही एक से एक मतलब होशियार थे, महारथी थे। तो क्या हुआ कि गेम ड्रॉ हो गया, गेम जो एंड हुआ वो बेसिकली कोई जीत नहीं पाया, स्टेलमेट पर आके रुक गया, टाई हो चुका है। कहने का मतलब टाई पर आकर आप रुक चुके हैं। तो स्टेलमेट का मतलब अब जैसे तराजू है ना, कहने का मतलब कि दोनों का वेट इक्वल है। यहां पर क्या हो रहा है बेसिकली कि ये इधर जाना चाहते हैं, ये इधर जाना चाहते हैं, लेफ्ट एंड राइट, पर नहीं जा सकते बिकॉज ये दोनों कहीं ना कहीं अटैच्ड है। तो स्टेल मेट पर ये इनकी सिचुएशन है। नौके की सिचुएशन क्या है यहाँ पर? स्टेल मेट।
समझ में आ गई बात, स्टेलमेट ध्यान रहेगा। अब आगे है इन्वोक। इन्वोक का मतलब क्या होता है? इन्वोक का मतलब क्या होता है बताइए? इन्वोक मतलब इस वर्ड को आप कंफ्यूज नहीं करेंगे इवोक से, कंफ्यूज नहीं करेंगे। देखिए इसीलिए मैं ये लेकर आई हूं। इन्वोक और इवोक में फर्क क्या होता है? इवोक मतलब जगा देना, चाहे आपकी मेमोरी वापस ताज़ा कर देना। इवोक मतलब जगा देना। इन्वोक का मतलब क्या होता है, जो अभी हमें पढ़ना है? लागू करना। देखिए वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है? लागू करने का मतलब क्या हो गया? जैसे लीगली, लॉ में आप ये वर्ड जनरली यूज कर सकते हैं, टू यूज एज लॉ इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, और टू मेंशन समथिंग इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन समथिंग, और टू सपोर्ट योर ओपिनियन और एक्शन। मतलब मैं दोबारा से वो चीज़ लागू कर रहा हूँ, दोबारा से वो लॉ में ला रहा हूँ, दोबारा से मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ ताकि उसको हम अप्लाई कर सके अपने ओपिनियन को, अपने एक्शन को सपोर्ट करने के लिए उस किसी चीज़ को इन्वोक करना पड़ता है, लागू करना पड़ रहा है। तो जैसे सेंटेंस यहाँ पर क्या कह रहा है ये? आई इन्वोक द 5th अमेंडमेंट, मैं उसको दोबारा से लागू करता हूँ, है ना। तो लागू करना मतलब इम्प्लीमेंट करना, एनफोर्स करना। एनफोर्स करना मतलब दोबारा से उसको चलन में लाना। इनिशिएट करना, शुरू करना। इनिशिएट करना, शुरू करना। इम्प्लीमेंट करना, है ना। क्या होगा? इम्प्लीमेंट करना, एनफोर्स करना। तो बताइए एंटोनिम्स, विलोम क्या होंगे? विलोम क्या होंगे इसके? इग्नोर कर देना, लागू नहीं कर रहे हैं, ओवरलुक कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं ना। तो मतलब एंटोनिम्स इसके विलोम क्या हो गए? जहां पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, अप्लाई नहीं कर रहे हैं। एप्लीकेशन भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? करेक्ट। तो एप्लीकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इनिशिएशन, एनफोर्समेंट, तो इसका क्या मतलब हो गया? इन्वोक करना, अप्लाई करना। अगर वर्ब के ही केस में बात करें तो अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना। अप्लाई का ही तो एप्लीकेशन बनता है, करेक्ट। तो इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना, ओवरलुक करना। सेंटेंस में इसको देखिए कैसे यूज कर रखे हैं। पुलिस कैन इन्वोक द लॉ ऑफ trespass to regulate access to these places। मतलब जो पुलिस है दोबारा से इस ट्रेसपास के लॉ को इन्वोक कर सकती है, दोबारा से लागू कर सकती है। क्यों? ताकि कुछ जगहों पे जहां पर ऐसा लागू नहीं था, कुछ जगहों पे हमारी रीच आ सके। एक्सेस मतलब जहां पर हम उस जगह पर पहुंच सके। रीच, एक्सेस का मतलब क्या होता है? रीच करना, किसी जगह पर रीच करना, एक्सेस होना, ताकि हम उसको एक्सेस कर पाए, पहुंच पाए उस जगह पर, उस चीज को यूज कर पाए पहुंच कर, है ना। तो इवोक का मीनिंग समझ में आ गया। जैसे सेंटेंस में देखिए क्या कहा गया, दिस सेंट इवोक्स मेमोरीज। मतलब ये जो अरोमा है, ये जो खुशबू है, मेमोरीज को इवोक कर रही है। और इन्वोक मतलब लागू करना, अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना, करेक्ट। नेक्स्ट है एडिज। एडिज का मतलब क्या होता है? अगेन एफोरिज्म हमने वर्ड किया था, तो एफोरिज्म का मतलब मैंने बताया था आपको, कहावत होता है। तो उसका वन ऑफ द सिनोनिम है आपका एडिज। एडिज का मतलब भी कहावत होता है। मतलब कोई भी ओल्ड सेइंग की बात है, उसे क्या कहते हैं? एडिज कहते हैं। तो दैट मीन्स ये एक प्रोवर्ब होता है, एक शॉर्ट स्टेटमेंट होता है जो कि जनरल ट्रुथ को एक्सप्रेस करता है। एक जनरल ट्रुथ को, किसी लेसन को, किसी एक्सपीरियंस को, किसी मॉरल को वो एक्सप्रेस करता है। उसका कोई ना कोई हिडन मीनिंग होता है प्रोवर्ब का। किसका? एडज का। किसका? एफोरिज्म का। देखिए यहाँ पर सिनोनिम्स क्या हैं? सेइंग तो कह ही सकते हैं, कहावत, जो कहा गया है, सेइंग कहावत। मैक्सिम, एफोरिज्म, एपोथिम। एपोथिम भी हमने एक वर्ड सीखा था, पढ़ा था। अब आपको याद है या नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यही है। प्रोवर्ब, करेक्ट। तो विलोम क्या होगा? विलोम क्या होगा? जो
वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है। सेइंग क्या होता है, कहावत क्या होता है, बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड होता है, मतलब उसे यूनिवर्सली लोग मान रहे हैं, उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं या समझ रहे हैं, खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं ऐसी कहावतों को, इसलिए वो कहावत बन चुका है, मैक्सिम बन चुका है, मतलब वाइडली एक्सेप्टेड है। अब जो वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है, क्या नहीं है एफोरिज्म बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है कहावत, क्या नहीं बन सकता है प्रोवर्ब, जो बिल्कुल नॉनसेंस बात है। अब जो नॉनसेंस बात है वो कैसे कहावत बन जाएगी बताइए, है ना। तो जितनी भी नॉनसेंस बात है, एब्सर्ड बातें हैं, एब्सर्ड बातें हैं, नॉनसेंस बातें हैं, जो पैराडॉक्स है, जो पैराडॉक्स क्रिएट कर रहा है, मतलब कुछ विरोधाभास क्रिएट कर रहा है, मतलब हमें वो चीज़, पैराडॉक्स क्या होता है, देखने में, सुनने में, समझने में कुछ और लगता है, पर असलियत, उसकी गुड़ बात कुछ और जाकर निकलती है ना। तो मतलब हमें समझ में नहीं आता है, कहने का मतलब पहली बात तो पैराडॉक्स, इसीलिए वो पैराडॉक्स ही रहता है, वो मैक्सिम नहीं बन सकता, है ना। और क्या कह सकते हैं, मैक्सिम, एक्सियोम भी आपका सिनोनिम है कि नहीं। तो सेंटेंस में इसे ज़रा यूज़ करके दिखाइए, खुद भी आप सेंटेंस फ्रेम करिए। क्या होगा, जैसे अकॉर्डिंग टू द ओल्ड एडज अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, मतलब एक पुरानी कहावत के अनुसार क्या कहा जाता है कि एक तस्वीर हजारों शब्दों को बयां कर देता है, मतलब जहाँ पे 1000 शब्द भी काफ़ी नहीं है, एक तस्वीर उसको बयां कर देता है, मतलब एक तस्वीर 1000 वर्ड्स के बराबर यहाँ पे कह दिया गया है। ये एक एडेज है, एक कहावत है जिसे सब मानते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, वाइडली एक्सेप्टेड है। जो कहावतें होती हैं वो वाइडली एक्सेप्टेड होती हैं, करेक्ट। जैसे एक एफोरिज्म आपके सामने क्या है, द ट्रुथ इज नेवर प्योर एंड रेयरली सिंपल। क्या कहावत है, इस कहावत का मतलब क्या है, समझिए ज़रा, कहावत का मतलब समझिए। कहावत कह रहा है कि जो सच्चाई है वो बिल्कुल प्योर नहीं होता है, पूरा 100% प्योर तो होता नहीं है, और सिंपल हो ये रेयर ही है कि वो सिंपल होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, जो सच होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और प्योर नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ बातें इधर उधर छिपी रहती हैं। तो ये था आपका एफोरिज्म, एडेज, कहावत, प्रोवर्ब, कितने सारे हो गए आपके पास वर्ड। देखिए आगे क्या है, रेकरेंस। रेकरेंस का मतलब क्या होता है, बीच बीच में ब्लर हो जाता है तो डोंट माइंड, थोड़ा बहुत ब्लर होता है, इसीलिए मैं वेट करती हूँ कि कब फोकस हो जाए। देखिए रेकरेंस का मतलब क्या होता है, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, दोबारा से, पुनरा मतलब क्या हो गया, दोबारा, है ना, बार बार, बार बार, रेकरेंस, रेकर हो रहा है, कोई चीज़ बार बार हो रही है, रिपीट हो रही है, दोबारा दोहराई जा रही है, तो उसे क्या कहेंगे, द फैक्ट ऑफ अकरिंग अगेन। एंड ऑब्वियसली ये एट नहीं है ना। क्या है, फ्रिक्वेंसी, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी रिपीटेशन की बात आ गई, रीअकरेंस की बात आ गई, रीइटरेट करना, दोहराना, क्या करना, रीइटरेट करना, दोहराना। देखिए साइकिल, मतलब आए दोबारा गए, आए दोबारा गए, मतलब इट इज अ साइकिल, है ना, है कि नहीं, मतलब रिपीट हो रहा है, एक कंटिन्यूअस साइकिल है, कंटिन्यूअस साइकिल है। आप पहुंचे, दोबारा ले देकर वहीं आए, रिकर हो गए, वापस, मतलब ये रेकरिंग पाथ है, क्या है, रेकरिंग पाथ है, करेक्ट। तो एंटोनिम्स, रेकरिंग का क्या होगा, जो इनफ्रिक्वेंट है, जो इनफ्रिक्वेंसी को शो कर रहा है, इनफ्रिक्वेंट हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, रेकरेंस की बात है तो इनफ्रिक्वेंट बेसिकली आपका एडजेक्टिव हो जाता है। तो क्योंकि ये नाउन है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, तो हमें उसी हिसाब से नाउन रखना हम चाहते हैं, तो इनफ्रिक्वेंसी कह सकते हैं। रेयरनेस, जो बार बार रेयर नहीं हो रहा है, तो कभी कभार, वंस इन अ ब्लू वाली बात हो गई, है ना, तो रेयरनेस मतलब रेयरिटी की बात हो गई, रेयरिटी की बात हो गई। कभी कभार मतलब भूले भटके हो रहा है, रीअकर नहीं हो रहा है, इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, तो यहाँ पर रेगुलर भी कह सकते हैं, जो रेगुलरली हो रहा है। सिनोनिम्स जितने बन सकते हैं वर्ड्स को कलेक्ट करते जाइए,
उससे क्या होगा, कंफ्यूजन जो है हमारे वर्ड्स को लेके, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को लेके, सटल डिफरेंसेस को लेके क्लियर होती जाएंगी। इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी करेक्ट। सेंटेंस में देखिए कैसे यूज करेंगे, अ रिकरेंस ऑफ एन ओल्ड फुट इंजरी, दोबारा से मतलब पैर में जहाँ घाव हो गया था वो दोबारा से रीअकर हो गया, दोबारा से वुंड हो गया, दोबारा से जो ओल्ड फुट इंजरी था, जो मतलब पुराना जो इंजरी था पैर में, वो दोबारा से आ गया, वो क्या हो गया, दोबारा से आ गया। समझ में आई बात, पुनरावृत्ति। आगे देखिए, एल्यूड का मतलब क्या होता है, एल्यूड काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है। एल्यूड वर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन ये पैसिव है क्योंकि आप अपने कॉन्वर्सेशन में तो यूज़ करते नहीं हैं। तो एल्यूड का मतलब क्या होता है, बच के भाग निकलना, बचकर भाग निकलना, करेक्ट। तो बचकर भाग निकलने का क्या इंग्लिश होता है, एल्यूड हो जाना, एस्केप फ्रॉम, या फिर अवॉइड, क्या करना, डेंजर अवॉइड करना, एनिमी को अवॉइड करना, या फिर जो आपके पीछे पड़ा है, परसू कर रहा है आपको, परसूअर को अवॉइड करना। टिपिकली इन अ स्किलफुल और कनिंग वे, मतलब एकदम शातिर तरीके से बचकर भाग जाना, है, हाथ की सफाई हो गई, हाथ की सफाई होगी, कला होगी, आप एकदम एक्सपर्ट तरीके से बचकर निकल रहे हैं, पता भी ना चले, कानो खबर ना हो, क्या, कनिंग वे में, विटिंगली, स्किलफुली, एडेप्टली, है ना। तो शातिर तरीके से बचकर भाग निकलना इज एल्यूड, इज टू एल्यूड। इवेड, इवेड डिलीट हो जाना, भाग जाना, बच जाना, इवेड हो जाना। अवॉइड, अवॉइड मतलब भी अगेन बच जाना। डॉज का मतलब भी सेम होता है, डॉज का मतलब बच निकलना, या फिर आंसर देने से बच जाना किसी से, या फिर किसी से मिलने से बच जाना, किसी से भाग निकलना, साइड कोई रास्ता बदल लेना, दैट इज टू डॉज, सेम मीनिंग है सबका। तो देखिए एंटोनिम्स क्या होगा, एबिट, एड, एड करना मतलब जहां पर आप बच निकलने की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे हेल्प करने की बात कर रहे हैं, क्या करने की बात कर रहे हैं, हेल्प, असिस्ट, एड, एबिट। तो ये तो हो गए आपके क्या, विलोम हो गए, क्योंकि आप बच निकलने की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर चोर जो है क्या है, पुलिस से एल्यूड हो रहा है, मतलब भाग रहा है बचकर, यहाँ पे थीफ क्या कर रहा है, वो एल्यूड कर रहा है, क्या कर रहा है, एल्यूड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एल्यूड कर रहा है। अगर ये एल्यूड नहीं करे, सपोज सरेंडर करने आ जाए, तो ये क्या कर रहा है, पुलिस को असिस्ट कर रहा है ना। तो देखिए बन गया ना एंटोनिम, ऐसे समझिए। आगे देखिए सेंटेंस में इसको यूसेज इसका देखिए, द कॉज ऑफ द डिजीज कंटिन्यूज टू एल्यूड रिसर्चर्स, मतलब उस बीमारी का जो कारण था वो बार बार जो रिसर्चर्स थे जो खोज कर रहे थे उस बीमारी के बारे में, उससे वो बच के भाग जा रहा है। क्या बच के भाग जा रहा है, कारण, कि वो बीमारी हो क्यों रही है, बार बार वो कारण हाथ से निकल जा रहा है रिसर्चर्स के। रिसर्चर्स मतलब ढूंढ नहीं पा रहे हैं, कहने का मतलब ये है, मीनिंग समझिए, कहने का मतलब क्या है कि रिसर्चर्स अभी तक उसका कॉज ढूंढ रहे हैं, उस डिजीज का कॉज ढूंढ रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है टेंटेटिव। देखिए एडजेक्टिव है, मतलब हो गया अनिश्चित। जब आपके एग्जाम्स की डेट निकलती है जब पहली बार, तो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम वो टेंटेटिव डेट्स होती हैं, है ना। एग्जाम की डेट्स निकलती हैं तो क्या बोलते हैं हम, टेंटेटिव डेट्स निकल गई, मतलब क्या है कि लगभग लगभग ऐसा ही पैटर्न फॉलो होगा डेट्स का, एग्जाम्स का, कब कब होनी है कब नहीं होनी है, कौन सा पहले होगा क्या होगा, इन जो एग्जाम्स का है वो डेट्स टेंटेटिव हैं, मतलब ऐसा ही होगा। टेंटेटिव का मतलब सर्टेन फिक्स नहीं होता है, वो चेंज हो सकता है एज पर द नीड, एज पर द रिक्वायरमेंट, नेसेसिटी, चेंज हो सकती हैं डेट्स। उस डेट्स को फिक्स मानने की गलती ना करें, टेंटेटिव का मतलब है वो चेंज हो सकती हैं, तो दे आर नेवर फिक्स्ड, नेवर सर्टेन। तो कहने का टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, सर्टेन नहीं है, जो फिक्स नहीं है, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, कब होगा जी भाई एग्जाम, कब होगा, ये तो टेंटेटिव है। और जब सर्कुलर नोटिस निकल जाए कि आपका एग्जाम इस दिन है, तो मतलब इस दिन है ना, फिर वो बदलना मुश्किल है थोड़ा। अब पर्यायवाची क्या होगा टेंटेटिव का, जो प्रोविजनल है,
जो प्रोविजनल है, जो अनसेटल्ड है, भैया चेंज हो सकती हैं ये सब चीज़ें, अभी स्टेबल नहीं है, कंफर्म नहीं है, अनकन्फर्म्ड है, जो सर्टेन नहीं है, अन क्या है, सर्टेन है, अनसर्टेन है ना। अच्छा, विलोम क्या होगा, सर्टेन होगा, अनसर्टेन का सर्टेन होगा। डिसाइसिव का मतलब क्या होता है, डिसिसिव नहीं है, डिसाइसिव, डिसाइसिव मतलब निर्णायक, मतलब जहां पर डिसीजन बन गया है, जो निर्णय निकल चुका है, डिसाइसिव है, जो निर्णय ले सकता है, निर्णायक, निर्णायक है ना। कंक्लूसिव, जो कंक्लूड हो रहा है, कंक्लूसिव है, जो कंक्लूजन तक आपको पहुंचा रहा है, दैट इज कंक्लूसिव, दैट इज कंक्लूसिव, जो कंक्लूजन तक आपको पहुंचा रहा है, रिजल्ट तक पहुंचा रहा है ना। करेक्ट। तो सेंटेंस में देखिए इसे कैसे यूज करेंगे, देखिए ये एंटोनिम नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। देखिए सेंटेंस में इसे कैसे यूज करेंगे, वी मेड अ टेंटेटिव अरेंजमेंट टू मीट अगेन नेक्स्ट फ्राइडे, मतलब फिलहाल हमने एक टेंटेटिव अरेंजमेंट कर लिया है, अगले शुक्रवार को मिलने के लिए हमने टेंटेटिव अरेंजमेंट प्लान किया है, मतलब फिलहाल ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मोस्टली ऐसा ही रहेगा, लेकिन इट इज़ नॉट सर्टेन और फिक्स, चेंज हो सकता है, और कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, वट एवर सर्कमस्टांसेस जो हमारे परमिट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज हो सकती हैं। कहने का मतलब अरेंजमेंट फिलहाल अभी तक मोस्टली यही फॉलो होने वाला है, टेंटेटिव का मतलब ये होता है, लेकिन बदल सकता है। करेक्ट। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, टेंटेटिव का मतलब ही क्या होता है कि यू आर नॉट फिक्स्ड और सर्टेन अबाउट दैट थिंग। नेक्स्ट है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब आप सभी को पता है, बट हम फिर भी पढ़ेंगे, इसका सिनोनिम भी समझेंगे, देखेंगे। प्रासंगिकता, प्रासंगिकता मतलब क्या होता है, जो रेलेवेंट है, जो उसके अकॉर्डेंस में है, जो मिल रहा है, जो रेलेवेंट है, जो उससे ताल्लुक रखता है, जो उससे ताल्लुक रखता है। मीनिंग देखिए क्या हो गया, तो मीनिंग क्या हो गया, द क्वालिटी और द स्टेट ऑफ बीइंग क्लोजली कनेक्टेड और एप्रोप्रिएट, मतलब बिल्कुल देखिए एप्रोप्रिएट है, ये यहीं पर आएगा, इसी क्वाड्रेंट में आएगा ना भाई, ये पाई कि नहीं आएगा, तो दैट मीन्स ये रेलेवेंट है, ये एप्रोप्रिएट है, एप्ट है, एप्रोप्रिएट है, रेलेवेंट है, कनेक्ट हो रहा है तो कनेक्टेड है ना। और क्या आप बोल सकते हो, कनेक्टेड है, मतलब भाई ये इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, बियरिंग है, इसकी को बियर करेगा वो। पर्टिनेंस, पर्टिनेंस का मतलब ही वही होता है जो उस समय उपयुक्त है, जो उस समय रेलेवेंट है, जो उस समय एप्रोप्रिएट है। क्या है, ऑपोजिट है। क्या है, एप्ट है, एप्रोप्रिएट है, दिख रहा है ना, कनेक्टेड है, देखिए एप्रोप्रिएट है, सही है ना। अब विलोम कैसे आप ढूंढेंगे, जो रेलेवेंट नहीं है, हमें इतना तो पता है कि एग्जैक्ट एंटोनिम रेलेवेंस का क्या होता है, इररेलेवेंट, इररेलेवेंट, इररेलेवेंट। अब जो इररेलेवेंट है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है, जो सिग्निफिकेंट है, वो मतलब रेलेवेंट है। अब रेलेवेंट नहीं है तो सिग्निफिकेंस तो हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इनसिग्निफिकेंस, या फिर इम्प्रॉपरनेस। प्रॉपर है मतलब उसका उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम, इम्प्रॉपरनेस, इम्प्रॉपरनेस है ना, जो एप्रोप्रिएट नहीं है। डिस्प्रपोर्शनेट है, जो डिस्प्रपोर्शनेट है, जो सिनोनिम्स में एक और वर्ड लिख सकते हैं, जो करस्पॉन्डिंग नहीं, जो करस्पॉन्डिंग है। और कोई एंटोनिम समझ में आ रहा हो तो आप अपने लिस्ट में इंक्लूड करते जाइए। सेंटेंस में देखिए कैसे यूज करेंगे, दिस इम्प्लाइज 2 क्राइटेरिया ऑफ रेलेवेंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्टाइलिस्टिक फीचर।
क्या कह रहा है, दिस इम्प्लाइज टू क्राइटेरिया ऑफ रेलेवेंस फॉर द, मतलब इस फीचर के सिलेक्शन के लिए, स्टाइलिस्टिक फीचर के सिलेक्शन के लिए क्या है, ये जो क्राइटेरिया है वो रेलेवेंट है, ये हमें इम्प्लाई करता है कि ये जो दो क्राइटेरिया हैं ये रेलेवेंट है किसके सिलेक्शन के लिए, स्टाइलिस्टिक फीचर के सिलेक्शन के लिए क्या है, रेलेवेंट। मतलब रेलेवेंस को देखिए कैसे यूज़ किया है, आपको सेंटेंस नहीं समझना है, आपको सेंटेंस नहीं समझना है, रेलेवेंस का यूसेज देखना है, बस कैसे कर दिया इन्होंने, दिस इम्प्लाइज टू क्राइटेरिया ऑफ रेलेवेंस, कि दोनों मिलते हैं, वो दोनों जो क्राइटेरियाज हैं वो मिलते हैं, तो ये मिल रहे हैं ना, क्या है, रेलेवेंट। अच्छा, रेलेवेंट की स्पेलिंग का खास ध्यान रखेंगे आप, VENT नहीं आता, ANT आता है, रेलेवेंट, वेंट, ENT नहीं आता, E नहीं आता है, A आता है, रेलेवेंस। नेक्स्ट देखिए आपके पास है सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल का मतलब क्या है, जो सीक्वेंस में है, जो सीक्वेंस में है, सीक्वेंस के नाम से ही बन गया है क्या, सीक्वेंशियल। तो सीक्वेंशियल आपका जो क्या हो गया, क्योंकि देखिए AL से एंड हो रहा है, क्या सफिक्स है आपका, AL, सीक्वेंस के आगे कौन सा सफिक्स लगा दिया गया है, AL, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्रमबद्ध है, मतलब क्रम में, मतलब एक ऑर्डर में वो बंधा हुआ है, क्रमबद्ध है, ऑर्डर में, सीक्वेंस में बंधा हुआ है। मीनिंग क्या है, फॉर्मिंग और फॉलोइंग इन लॉजिकल ऑर्डर और सीक्वेंस, मतलब एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है या फिर कोई लॉजिकल ऑर्डर, कोई ऑर्डर वो फॉर्म कर रहा है या ऑर्डर में है, किसी सीक्वेंस में है, लॉजिकली चल रहा है, रैशनली चल रहा है। तो सब्सीक्वेंट, सब्सीक्वेंट आगे जो चल रहा है। इनसेसेंट का मतलब क्या है, जो चल रहा है, रुक नहीं रहा है, जो चल रहा है। इनसेसेंट मतलब जो नहीं रुक रहा है। तो जो सब्सीक्वेंट है ना, जो सीक्वेंस है वो क्या है, चलता रहता है, चलता रहता है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया गया है। वैसे मीनिंग इसका कुछ और ही होता है, जो नहीं रुके। कॉन्जिक्यूटिव, जो कंजिक्यूटिव है, क्या है, कंजिक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कंजिक्यूटिव ऑर्डर में है, एक के बाद एक है, सीक्वेंस में है, कहने का मतलब। तो ये एकदम एप्रोप्रिएट आपके क्या हो गए, सिनोनिम्स, पर्यायवाची हो गए। अब आ जाइए एंटोनिम्स वे विलोम की बात अगर करते हैं, विलोम का क्या मतलब हो गया यहाँ पर, जो सीक्वेंस में नहीं है, नॉन सीक्वेंशियल, नॉन सीक्वेंशियल, इनकंसिक्वेंट या फिर नॉन कंसिक्वेंट, इनकंसिक्यूटिव या फिर नॉन कंसिक्यूटिव। यहां पर क्या बोल सकते हैं, नॉन कंसिक्यूटिव। इनकंसिक्यूटिव मतलब जो कंसिक्यूटिव नहीं है, जो कंसिक्यूटिव नहीं है वो नॉन कंसिक्यूटिव है, वो नॉन कंसिक्यूटिव है। इनकॉन्सिक्वेंट जो रिजल्ट में नहीं आ रहा, जो कॉन्सिक्वेंस में नहीं आ रहा है, तो वो क्या है, इनकॉन्सिक्वेंट है, वो क्या है, इनकॉन्सिक्वेंट है। और ये देखिए ये भी एडजेक्टिव है। देखिए आपके एग्जाम में भी मैं आपको बता रही हूँ, अगर क्वेश्चन आता है आपका सिनोनिम्स एंटोनिम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, और अगर आपका जो गिवन वर्ड है वो जिस पार्ट ऑफ स्पीच का, लेट्स से वो नाउन है, तो आपको ऑप्शन में भी नाउन ही देखना चाहिए अगर आप अप्रोप्रिएटली बात करें आंसर ढूंढने की। तो अगर ऑप्शन में मान लिया एक एडजेक्टिव है, एक एडवर्ब है, एक कोई आपका सपोज कोई और पार्ट ऑफ स्पीच है, कोई प्रोनाउन है, कुछ भी है, तो आपको नाउन ही ढूंढना है, आपको नाउन ही ढूंढना है। मीनिंग कई बार ऐसा होता है कि बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं, सपोज बी और सी ऑप्शन दोनों ही एकदम मैच कर रहा है, लग रहा है कि दोनों ही सेम है, लेकिन अब आपको यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच चेक करना है। फिर अगर ऐसा है तो पार्ट ऑफ स्पीच चेक कीजिए और देखिए आंसर एकदम सही निकलेगा, है ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है बेसिकली आपका इस चीज़ में बहुत हेल्प करता है कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड आपके ऑप्शंस हैं तो आपको फंसाएंगे नहीं, आपके एग्जाम में हेल्प कर देंगे अगर पार्ट ऑफ स्पीच की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है। जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं जनरली वो किस में एंड करते हैं, OUS में एंड करते हैं, IVE में एंड करते हैं, AL में एंड करते हैं ना। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखिए जब भी हम वोकैब कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच भी देखिए और कैसे सफिक्स, कौन सा सफिक्स लग रहा है कि वो इस तरह का पार्ट ऑफ स्पीच है, ये भी ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। तो नाउन हमारा TION में एंड होता है, SION में एंड होता है, तो इस तरह की चीज़ें ध्यान रखनी है। सेंटेंस में देखिए क्या यूज़ करेंगे, फैक्टरिंग इन अलजेब्रा इज सिक्वेंशियल एंड मस्ट बी कंप्लीटेड इन ऑर्डर टू गेट द करेक्ट आंसर। तो अलजेब्रा में जो फैक्टरिंग करते हैं, मैथ्स वाले बच्चे बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे,
तो वो सीक्वेंशियल होता है, मतलब सीक्वेंस में होता है और हमें उसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा अगर हमें सही जवाब चाहिए तो सीक्वेंस का मतलब हो गया ना, जो सीक्वेंशियल है 1 2 3 4 5 6 7 8 और रैंडम है, कोई ऑर्डर ही नहीं है, रैंडम में कोई ऑर्डर नहीं है ना। आगे देखिए कंस्ट्रेन, कंस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रेन मतलब आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, बांध दिया गया है, विवश कर दिया गया है, मतलब आप बंधे हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई मेरे पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, मतलब मैं फंसी हुई हूँ, मैं बंधी हुई हूँ, आई एम कंस्ट्रेन्ड। तो कंपेल, कंपेल मतलब जोर ज़बरदस्ती, किसी को मजबूर करना, फोर्स करना, किसी को फोर्स करना, कंपेल और फोर्स समवन टू फॉलो अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, कि आपको ऐसे ही करना है, मैंने कहा कि आपको ये काम करके देना है, कल तक ये टास्क है आपका। लेकिन अब एक इंसान का अलग अलग तरीका हो सकता है उस रिजल्ट तक पहुंचने का, लेकिन मैं अगर आपको कह रही हूँ कि नहीं यही पर्टिकुलर वे से चलना है तो चलना है, रिजल्ट तो आ जाएगा दोनों तरीके से। तो मैं आपको बेसिकली फोर्स कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, फोर्स कर रही हूँ, कंपेल कर रही हूँ कि आपको यही पर्टिकुलर वे अपनाना है। सिनोनिम्स क्या होगा, कोवर्स, फोर्स करना, मजबूर करना। अच्छा, कोवर्स जो होता है, फोर्स किया जा रहा है, दैट मीन्स ये नेगेटिव टोन आ रहा है, इसका नेगेटिव आ रहा है टोन, क्यों, क्योंकि हम अनविलिंगली वो काम कर रहे हैं, फोर्सफुली हम वो काम कर रहे हैं जहाँ हमारी इच्छा नहीं है, यहाँ पे हमारी विल नहीं है, क्या नहीं है, इच्छा नहीं है, विल नहीं है। ऑब्लाइज करना या फिर इम्पेल करना, मतलब किसी चीज़ को ज़बरदस्ती हम ओबे करना पड़ रहा है, हमें ओबे करना पड़ रहा है, उसको पूरा करना पड़ रहा है, वी आर ऑब्लाइज टू डू इट, है ना। तो मतलब मुझे अब तुमने मजबूर कर दिया, मेरे लिए तुमने ये काम करके दिया है, अब तो मैं मजबूर हूँ, मुझे तो ये कर्ज उतारना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर ऐसी जगह पे आप ऑब्लाइज वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए एंटोनिम्स इसके, विलोम क्या होंगे, किसी को मजबूर कर रहे हैं भाई, फोर्स कर रहे हैं ना, विवश कर रहे हैं, तो विवश नहीं कर रहे हैं, हम परमिट कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, उसका साहस बढ़ा रहे हैं, तो कंस्ट्रेन का उल्टा हो गया ये सब, है ना। कंस्ट्रेन का उल्टा एप्रोप्रिएट फ्रीडम भी होगा, बिल्कुल एप्रोप्रिएटली फ्रीडम भी होगा ना। और इसका एक और सिनोनिम हो सकता है रिस्ट्रिक्शन, करेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत, रिस्ट्रेन, कोई दिक्कत, तो ये सब चीज़ें आप लिखते जाएं, लिस्ट बढ़ाते जाएं। सेंटेंस में देखिए कैसे यूज़ किया गया है, द पुलिस यूज्ड हॉर्सेस टू कंस्ट्रेन द क्राउड फ्रॉम वायलेंस, मतलब पुलिस ने घोड़ों का इस्तेमाल किया क्राउड को कंस्ट्रेन करने का, मतलब वह हाथापाई पे या भगदड़ ना मच जाए या फिर क्या लड़ाई झगड़े ना हो जाए, उस भीड़ में इतनी भीड़ थी तो पुलिस को क्या करना पड़ा, घोड़ों का इस्तेमाल करना पड़ा, घोड़े पे चढ़ के सबको रूल्स रेगुलेशन में बांधना पड़ा, रिस्ट्रिक्शंस में लाना पड़ा, रिस्ट्रेन करना पड़ा, उनको फोर्स करना पड़ा कि ताकि वायलेंस ना हो क्राउड के बीच में। अब जैसे ये इंसान जो बंधे हुए हैं, ये इनमें कंस्ट्रेंट्स बहुत हैं, मतलब इनको बांधने वाली चीज़ें बहुत हैं, ये फंसे हुए हैं, इनको कंपेल किया गया है इनकी इच्छा के विरुद्ध, तो मतलब कोर्स किया गया है। तो विवश करना वर्ब है, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे देखिए फ्रैजिलिटी, अब देखिए नाउन है, ITY से एंड हो रहा है, तो हो सकता है, बिल्कुल सही है, भंगुरता, भंगुरता, मतलब मीनिंग क्या हो गया, फ्रेजाइल का मीनिंग देखिए बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपके एग्जाम्स में लगातार आता है। फ्रेजाइल का मतलब होता है जो बहुत ही ब्रिटल होता है, टूट सकता है आसानी से, वीक है, कमज़ोर है, जान नहीं है, सब्सटेंस नहीं है उसमें। अब जैसे एयरपोर्ट पे आप जाएंगे, देखेंगे फ्रेजाइल मटेरियल्स अलग ही पैक्ड होते हैं, फ्रेजाइल मटेरियल्स जितने भी होते हैं, कमज़ोर आइटम्स जितने भी होते हैं, शीशे के, ग्लास के आइटम्स हो गए, बहुत ही डेलिकेट आइटम्स जो हो गए, क्रॉकरी के आइटम्स हो गए, ये सब अलग से पैक किए जाते हैं ताकि संभल के जाएं, टूटे ना। तो फ्रेजाइल
चीज़ें अलग ही होती हैं। आपके पास डिलीवरी भी आएगी फ्रेजाइल मटेरियल की, कोई ग्लास का आपके पास कोई अपैरेटस है या फिर कोई भी बर्तन है, तो वो देखिएगा डिलीवरी में अच्छे से पूरा बबल रैप करके आता है, क्योंकि वो बहुत ही फ्रेजाइल होता है, नाजुक होता है, टूट सकता है। तो फ्रेजाइल का मतलब समझ में आया क्या? द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली ब्रोकन और डैमेज्ड। फ्रेल है, फ्रेल है तो फ्रेल्टी, वीकनेस, डेलिकेसी, और क्या बोल सकते हैं? फीबल, बोलते जाइए, फीबल। और अभी मैंने आपको बताया फ्रेजाइल है, फ्लिम्जी है, करेक्ट। तो अभी मैं आपको एक और वर्ड बता रही थी, बोला, जो कि अभी मिस हो गया। खैर, तो इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? एंटोनिम विलोम क्या हो सकते हैं? जो मजबूत नहीं है उसका एंटोनिम क्या होगा? मजबूत होना, मतलब टफनेस की बात कर दी आपने, ड्यूरेबिलिटी की बात कर दी, कितना भी कर लो भैया टूटेगा नहीं। फर्म है, फर्म है। अच्छा, ब्रिटल कह रही थी मैं, देखिए ब्रिटल, जो आसानी से टूट सकता है, करेक्ट। तो टफ, जो टफनेस दिखा रहा है, ड्यूरेबिलिटी दिखा रहा है, बहुत लंबा चलेगा, टूटने फूटने वाली चीज नहीं है। फर्मनेस दिखा रहा है, फर्म है, मजबूत है, उसकी जड़ें काफी स्ट्रांग है, कहने का मतलब फर्म है, टिका हुआ है। द फ्रेजिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम वॉज ऑलरेडी अपरेंट, मतलब जो पार्लियामेंट का जो सिस्टम था, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था, वो कितना अंदर से खोखला है या कमज़ोर है, कितना वीक है, वो बड़ा ही क्लियर था। अपरेंट मतलब एकदम जो क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, अपरेंट है। अपरेंट मतलब जो दिख रहा है, जो अपीयर हो रहा है, दैट इज अपरेंट। तो मतलब दिख रहा है, बड़े आसानी से आप फ्रेजिलिटी उसकी सिस्टम की देख सकते हैं। अब ये रस्सी बताइए, इतने तो धागे टूट चुके हैं, एक धागे से बंधा हुआ है, तो क्या है ये? फ्रेजिलिटी शो हो रहा है। यहाँ से क्या शो हो रहा है? फ्रेजिलिटी, कभी भी टूट सकता है धागा, बड़ा ही कमज़ोर कनेक्शन है। अच्छा, जो एग शेल्स होते हैं, जो अंडे के जो खोल होते हैं, छिलके होते हैं, वो भी क्या होते हैं? फ्रेजाइल होते हैं। आप एक बार मारो और अंडा क्रैक, है ना, तो बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं। क्या होते हैं? फ्रेजाइल होते हैं। आगे देखिए, सबसर्विएंट। सबसर्विएंट का मतलब क्या होता है? जो सर्वेंट की तरह सबमिसिव हो गया, जो सर्वेंट की तरह पूरा झुक गया, अधीन हो गया, किसी का पपेट बन गया है वो, कहने का मतलब एडजेक्टिव है। देखिए IENT से एंड हो गया है, एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब होता है अधीन हो जाना किसी के, मतलब प्रिपेयर टू ओबे अदर्स अनक्वेश्चनली, बिना सवाल उठाए, बिना सवाल किए, बिना प्रोटेस्ट किए, बिना धरना दिए, भैया बात मान लो, जो वो कह रहे हैं हाँ है तो हाँ है, अभी सूरज उगा है, लेकिन वो कह रहे हैं रात है, तो मतलब रात ही है। तो कहने का मतलब सबसर्विएंट मतलब ओबे करना, बिना कोई क्वेश्चन पूछे, बिना कोई क्वेश्चन किए ओबे करना, करेक्ट। तो कह सकते हैं एक और वर्ड, कंप्लेजेंट, एक और सिनोनिम आ गया। तो सबमिसिव, डेफरेंशियल, डेफर का मतलब जो आपका रेवरेंस शो कर रहा है, मतलब रिस्पेक्ट शो कर रहा है, जहाँ पे रिस्पेक्ट होता है, ह्यूज रिस्पेक्ट होता है, डिवोटेड होते हैं आप, तो वहाँ पे भी आप झुक जाते हैं, जैसे भगवान के आगे आप टोटली सबसर्विएंट होते हैं, बिना क्वेश्चन पूछे आप पूरा झुक जाते हैं, ओबे करते हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस आपको लगता है कि ये होते हैं तो आप उनको फॉलो करते हैं। तो भगवान की कई बातें फॉलो होती हैं। एक्विसेंट, एक्विसेंट, एक्विसेंट मतलब अग्री कर जाना, ओबे करना, बिना कोई क्वेश्चन किए अग्री कर जाना, सबमिसिव हो जाना। कॉम्प्लेजेंट भी आपका देखिए क्या है? सिनोनिम है, पर्यायवाची है, मतलब ओबे करना, ओबे करना, बिना प्रोटेस्ट किए ओबे करना। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या होगा? बिल्कुल ही नालायक एंटोनिम होगा, बिल्कुल ही नालायक एंटोनिम होगा। जैसे ओबे का डिसओबे करना, तो डिसओबीडियंट, डिसओबीडियंट, डोमिनियरिंग, एकदम डोमिनेट कर देना, झुक जाना और डोमिनेट कर देना, झुक जाना, किसी के आगे सरेंडर कर देना, सबमिसिव हो जाना। और दूसरी तरफ एंटोनिम क्या हो गया? एकदम मुक्के की जोर पर भैया करो, डोमिनेट करना, राजशाही करना, कंट्रोल करना,
लीड करना, है ना। और क्या हो सकता है, प्रोटेस्ट करना, क्वेश्चन करना, ये सब आपके सबसर्विएंट के एंटोनिम हो सकते हैं। करेक्ट। सेंटेंस में देखिए कैसे यूज किया गया है, द प्रेस वॉज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग सबसर्विएंट टू द गवर्नमेंट। प्रेस पर आरोप लगाए गए, प्रेस पर आरोप लगाए गए कि वो बिल्कुल ही सरकार के कंट्रोल में है, सरकार के पूरे कंट्रोल में है प्रेस मीडिया। ऐसे आरोप लगाए गए प्रेस पर कि बिल्कुल ही सरकार जैसे बोल रही है बस वैसे ही चल रही है, बिल्कुल ही बायस्ड है, कहने का मतलब बिल्कुल ही टोटली बायस्ड है। करेक्ट, सबमिसिव है। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं इमेज में क्या है, ये पर्सन भैया जूते तक चाटने को तैयार है, मतलब टोटली सबसर्विएंट है। मतलब जहाँ पर ऐसे लोग जो अपने से ऊंचे लोगों के तलवे तक चाटने लग जाए, मतलब फ्लैटरी की बात आ जाती है, साइकोफेंसी की बात आ जाती है, बेसिकली एप्रोप्रिएट वर्ड अगर कहा जाए, पर यहाँ पर सबमिसिव नेचर भी दिख रहा है ना। आई अप्रिशिएट द ग्रोवलिंग विद वर्थ बट डोंट लिक माई शूज, इट रून्स द लेदर। तो ये तो बस ऐसे ही कुछ कहा गया है जहाँ पर इस वर्ड का कोई लेना देना नहीं है। खैर, तो ये जो इमेज है ये भी शो कर रही है क्या, साइकोफेंसी मतलब क्या, सबमिसिव नेचर पर्सन का। आगे देखिए, कमेंडेबल मतलब बहुत ही सराहनीय, बहुत ही सराहनीय काम जो होता है उसको सराहने के लिए आप क्या कहते हैं, कमेंडेबल। सराहना, किसी को कमेंड करना, सराहना, किसी की तारीफ करना, किसी को प्रेज करना, किसी को इनकरेज करना। यू हैव डन अ कमेंडेबल जॉब, यू हैव डन अ कमेंडेबल जॉब। तो यहाँ पर इमेज में देखिए जैसे क्या कर रहे हैं, ये ग्राउंड की सफाई में लगे पड़े हैं सारे वॉलंटियर्स, है ना। तो यहाँ पर फॉरेस्ट या नेचर, अर्थ की सफाई हो रही है, आपने ही गंदा किया और आप ही उसको अगर क्लीन कर रहे हैं, तो यू आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब, यू आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। अब देखिए, डिजर्विंग प्रेज मतलब तारीफ लायक, तारीफ लायक, कॉम्प्लीमेंट्स लायक काम हो रहा है, सराहनीय लायक, सराहना हो रही है। क्या किया जा रहा है, एडमायरेबल, लॉर्ड, लॉर्डेबल जहाँ पे तारीफ की जा रही है, प्रेज वर्दी जहाँ पर प्रेज के जो लायक है, प्रेज वर्दी, प्रेज के जो लायक है, तारीफों के जो लायक है, दैट इज कमेंडेबल। अब इतना अच्छा वर्ड है, कमेंडेबल वर्ड है, तो कमेंडेबल वर्ड का क्या हो जाएगा एंटोनिम, अनवर्दी, ब्लेम वर्दी। देखिए, ब्लेम वर्दी, क्रिटिसाइज होगा, टू क्रिटिसाइज, और क्या हो सकता है, डिस्करेज, और क्या हो सकता है, अनएडमायरेबल। ये सब तो आप कर ही सकते हैं। चलिए, बैड, ब्लेम वर्दी जहाँ जिसको ब्लेम कर पा रहे हैं, जो ब्लेम के लायक है, क्रिटिसिज्म के लायक है, डिस्करेजमेंट किया जा रहा है, डिस्करेज किया जा रहा है। अब सेंटेंस में देखिए कमेंडेबल को कैसे यूज किया जा रहा है, द एक्टर्स डू अ कमेंडेबल जॉब विद व्हाट दे आर गिवन, विद व्हाट दे आर गिवन, बट द डिलीवरी ऑन ओकेजन इज फेयरली रिजिड। कहने का मतलब जो एक्टर्स होते हैं, जो हमारे अभिनेता होते हैं, अभिनेता अभिनेत्री जितने भी होते हैं जो फिल्मों में काम कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रेज वर्दी काम किया है। जो उनको काम दिया जाता है वो उसको बहुत अच्छे से निभाते हैं, बहुत उनकी सराहना की जाती है। और जो डिलीवरी होते हैं कभी कभार थोड़े से रिजिड हो जाते हैं, बट अदरवाइज वो बहुत ही कमेंडेबल जॉब करते हैं। कमेंडेबल आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव था। पेक्यूलियर देखिए एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है, अजीबो गरीब, एकदम अटपटा, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जो एकदम टैबू लग रहा है, पेक्यूलियर है, अजीब है, स्ट्रेंज है, जो आउट ऑफ द वर्ल्ड एकदम दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा, आपके पल्ले नहीं पड़ रहा, डिफरेंट टू व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। मतलब
जो आप एक्सपेक्ट करते हैं या फिर जो नॉर्मल कन्वेंशन से कंफर्म करना चाहिए, तो वैसा नहीं हो रहा है, नॉर्मल कन्वेंशंस को फॉलो नहीं कर रहा, नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, नॉर्मलसी नहीं है। दैट मीन्स आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो नॉर्मल होना चाहिए उससे काफ़ी हटकर है, अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्ट्रेंज है, अनयूजुअल है, ऑड है, अजीब है ना, और क्या है? अनएक्सपेक्टेड है। करेक्ट। एबनॉर्मल है, पैरानॉर्मल है, कह सकते हैं, जो नॉर्मल नहीं है। पैरानॉर्मल थोड़ा घोस्टली सेंस आ जाता है, पर वो भी पेक्यूलियर हो जाता है। तो आप समझने के लिए कह सकते हैं पैरानॉर्मल, है ना। जो एबनॉर्मल है, विच इज़ नॉट नॉर्मल, विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, विच इज़ नॉट यूजुअल, विच इज़ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। करेक्ट। एंटोनिम्स, विलोम बताइए। जो नॉर्मल है, ऑर्डिनरी है, आम बात है, कॉमन है। मुंडेन है, जो ऑर्डिनरी है, मुंडेन का मतलब भी क्या होता है? नॉर्मल। कॉमन है, एक्सपेक्टेड है, टेरेस्ट्रियल है, करेक्ट। जो कन्वेंशन से कंफॉर्म करता है। आगे देखिए, गवर्नमेंट बाय कोएलिशन हैज इट्स ओन पेक्यूलर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। मतलब सरकार का जो है, गवर्नमेंट बाय कोएलिशन, जो मिलकर जो बनती है सरकार, उसकी बात हो रही है, उसकी अपनी ही अजीबोगरीब मुसीबतें होती हैं, उसकी अपनी ही अलग प्रॉब्लम्स होती है ऐसी सरकार की। तो ऐसी सरकार की पेक्यूलर प्रॉब्लम के बारे में बताई जा रही है। अब ये जो इमेज देख रहे हैं आप, इस मूवी का नाम क्या है? मिस पर्जरीन्स पेक्यूलियर चिल्ड्रन, है ना। मतलब इनके अजीबो गरीब अटपटे बच्चे। कोई बच्चा हवा में उड़ जाता है, कोई बच्चा बहुत हल्का है, किसी बच्चे के पास पंख है, किसी बच्चे के पास कुछ है। तो ये मूवी का नाम ही है पेक्यूलियर चिल्ड्रन, है ना। तो अजीब। आगे देखिए, बेलिजरेंस। बेलिजरेंस का मतलब क्या होता है? बेलिजरेंस वर्ड जो निकला है आपका वॉर से निकला है। तो मतलब यहाँ पर युद्ध की बात होने वाली है, लड़ाई झगड़े की बात होने वाली है। युद्धकारिता। युद्धकारिता मतलब क्या होता है? अग्रेसिव और वॉरलाइक बिहेवियर। मतलब आपका जो कंडक्ट है, जो आपका बिहेवियर है, बर्ताव है, वो क्या है? बहुत ही अग्रेसिव है, एकदम गुस्से वाला है, और ऐसा लग रहा है आप तो अब आक्रमण कर पड़ेंगे। वॉर लाइक बिहेवियर है आपका। करेक्ट। मैनियक बिहेवियर है कहने का मतलब। सिनोनिम्स देखिए, पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अग्रेसिवनेस, हॉस्टिलिटी, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मतलब जहां पे नफरत है, एकदम गुस्सा है। एनिमिटी है, एनिमिटी, है ना। एनिमिटी की वजह से बेलिजरेंस होता है, लेकिन एकदम नियर सिनोनिम नहीं कह सकते हैं। एनिमिटी का मतलब होता है शत्रुता, है ना, और बेलिजरेंस मतलब युद्ध करना। तो मीनिंग भी मैंने आपको इसलिए बता दिया, कनेक्ट कर सकते हैं ज़रूर आप। अब पैसिफिज्म का मतलब क्या होता है? पैसिफाई करना मतलब शांत करना, काम डाउन करना, सिडेट कर देना, किसी को शांत कर देना, पैसिफाई करना। तो पैसिफाई, वॉर से आप पहुंच गए शांति पे, तो पैसिफाई बिल्कुल सही है, पैसिफिज्म। नॉन एग्रेशन, नॉन एग्रेशन भी सही है। फ्रेंडलीनेस किसका एंटोनिम है? हॉस्टिलिटी का। करेक्ट है। काम, पीसफुल, हार्मोनियस, होगा ना। हार्मोनियस हुआ। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर एक बार सेंटेंस में यूज इसका देखते हैं कैसे हो रहा है। द आर्मी जनरल्स एग्रेसिव बेलिजरेंस हेल्प्ड हिम in war, but his hostile personality didn't serve him well at home. Well at
होम, है ना। तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। देखिए क्या लिखा है, द आर्मी जनरल्स एग्रेसिव बेलिजरेंस, मतलब जो उनके आर्मी जनरल की जो युद्ध करने का जो बिहेवियर था, कंडक्ट था, उसकी युद्ध में बहुत मदद की इस नेचर ने, बिहेवियर ने, बट जो उनका अनफ्रेंडली पर्सनालिटी था उनको घर में कुछ ज़्यादा सहायता नहीं करता था। मतलब घर का माहौल तो बिगड़ा हुआ रहता। युद्ध में तो इनका पर्सनालिटी काफ़ी अच्छा था फिर उस हिसाब से, क्योंकि वॉर करना ही है, तो वॉर लाइक बिहेवियर तो उनका वहाँ पर हेल्प कर गया। लेकिन घर में ये वॉर लाइक बिहेवियर हेल्प नहीं करता, कहने का मतलब है। अब ये देखिए कितने गुस्से में मुक्का निकाले चल रहे हैं, किसको मारना है भाई नहीं पता, और यहाँ पे हमारे सोल्जर हैं, सिपाही हैं जो युद्ध के लिए तैयार हैं। क्या है, बेलिजरेंस की बात हो रही थी, मतलब बेलिजरेंस वर्ड ही आपका वॉर से निकल के आ रहा है, करेक्ट। आगे देखिए, एक्रीशन। एक्रीशन का मतलब क्या होता है, देखिए बड़ा प्यारा इमेज है ना। तो समृद्धि मतलब इकट्ठा करते जाना, कलेक्ट करते जाना, गैदर करते जाना, और उसी गैदर होने की वजह से किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाना, यूज हो जाना, उसके ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाना। तो ग्रोथ और इंक्रीज बाय द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ एडिशनल लेयर और मैटर। तो जैसे एक कॉमन बात की अगर समझने के लिए अगर कॉमन बात को लें, जैसे क्या होता है, अब इंडिया में खासकर कूड़ा कचरा एक ही जगह पे डालते जाते, तो क्या हो रहा है, बेसिकली गैदर एक्यूमुलेट होता जा रहा है, परत पे परत बनी जा रही है, और साइज बड़ा होता जा रहा है। साइज क्या हो जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल दोज वेस्ट मटेरियल, फ्रिटर्स एंड एवरीथिंग। तो क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, अक्रीशन की बात हो गई है ना। तो सिनोनिम्स कह सकते हैं एक्यूमुलेशन, बिल्कुल, कलेक्टिंग, गैदरिंग क्या होगा, गैदरिंग। क्लियरली दिख रहा है, नहीं तो मैं आपको बता ही रही हूं, वॉइस पर फोकस रखिए। डिक्लाइन करना क्या होगा, कम करना, एक्यूमुलेट नहीं कर रहे, इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, क्लियरली ये आपका क्या हो गया, एंटोनिम्स, विलोम हो गया। अबेट करना मतलब कम कर देना, क्या करना, अबेटमेंट की बात आपने कर दी, मतलब कम कर दिया। क्या कर दिया, कम कर दिया। एक्यूमुलेशन की बात नहीं है, अब कम कर देने की बात है, मिटिगेट करने की बात है ना। समझ में आई बात, यहां तक कोई दिक्कत। तो एक्रीशन का मतलब समझ में आया। जरा इमेज आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं किसकी इमेज है, ये तो इंटरस्टेलर की मूवी का इमेज है, जहाँ पे ब्लैक होल के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इस मूवी में। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, बेसिकली आपको तो यहाँ पे दिख रहा है कि ब्लैक होल है, बट बेसिकली इसे क्या कहते हैं, ये जो डिस्क दिख रहा है इसको एक्रीशन डिस्क कहते हैं। इसको एक्रीशन डिस्क कहते हैं। क्यों कहते हैं पता है, क्योंकि ब्लैक होल क्या करता है, अपने अंदर चीज़ों को सोखते जाता है, सारी चीज़ें वो निगल लेता है, स्वालो कर लेता है, एक्यूमुलेट कर लेता है, अपने अंदर गैदर कर लेता है, चीज़ों को कलेक्ट कर लेता है, और फिर वहाँ से कुछ भी एस्केप नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उसका साइज़ है और ह्यूमंगस होता जाता है, और भी ज़्यादा इनॉर्मस हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ब्लैक होल एक दूसरे ब्लैक होल को भी खा सकता है, या फिर कह सकते हैं कि मर्ज हो सकता है, दूसरे स्टार्स को, दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ को वो इनगल्फ कर लेता है। तो जब ऐसे मैटर्स को देखिए, लाइट भी क्या है आपका एक सेलेस्टियल ही मैटर है ना। तो यहाँ पे ब्लैक होल देखिए क्या कर रहा है, नियर बाई स्टार से सारा लाइट सोर्स, सारा मटेरियल वो स्वेलो कर रहा है, खींच रहा है, सोख रहा है। तो क्या कर रहा है, ये बेसिकली इनगल्फ कर रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है उसके अंदर मैटर। अब उस वजह से क्या होगा कि इतने बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज़ को इनगल्फ करने के बाद उसका साइज़ और भी बड़ा हो जाएगा, और भी वो ब्रॉड हो जाएगा, और भी मैसिव हो जाएगा वो ब्लैक होल, और भी मैसिव हो जाएगा। तो उसका साइज़ बहुत ही ह्यूमंगस हो जाएगा अगर वो बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ को खाता जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ पे चीज़ें समझ में आई। द ओपनिंग ऑफ रेलवे कम्युनिकेशन विद लंदन in 1906 resulted in considerable accretion of residential population। मतलब जब
रेलवे कम्युनिकेशन जब वहाँ पे ओपन किया गया लंदन में 1906 में, जब ये रेलवे ओपन किया गया तो हुआ क्या कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन, रेसिडेंशियल पॉपुलेशन जो था काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया, एक्रीशन हो गया, उसका इंक्रीज हो गया, बहुत ही ज़्यादा लोग वहाँ पे गैदर हो गए। अब जैसे जहाँ नदी होती है तो लोग वहाँ पे पॉपुलेशन का क्या हो जाता है, एक्रीशन हो जाता है, गैदर हो जाते हैं लोग। वैसे ही जहाँ रेलवे होता है तो वहाँ पे भी लोग जल्दी गैदर होते हैं, इंडस्ट्रीज बैठती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो एक्रीशन। नेक्स्ट इज सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए एडजेक्टिव है, मतलब पवित्र। सैक्रो सेक्रेड से समझिए, सेक्रेड वर्ड से मिलता जुलता है ना, तो सेक्रेड से आप समझ सकते हैं, सेक्रेड मतलब जो बहुत ही पवित्र है, होली है। तो सैक्रोसैंक्ट मतलब देखिए स्केयर्ड सेंट, स्केयर्ड सेंट मतलब क्या है, रिगार्डेड एज टू इम्पॉर्टेंट और टू वैल्यूएबल टू इंटरफेयर्ड विद, मतलब इतनी ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है या इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस का है या फिर इतनी वैल्यूएबल है, इतना पायस है कि आप उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इतना ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है और सिग्निफिकेंट है कि आप उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। सिनोनिम्स पर्यायवाची क्या होगा, देखिए जो सेक्रेड है, जो हैलोड है, मतलब खोखला है, क्या